हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ लोकेश आलोने और आज का मेरा लेक्चर है मॉडल्स ऑफ डीएनए के कि डीएनए में कौन कौन सा मॉडल्स होते प्रेजेंट्स होते हैं और ये कौन कौन से कन्फॉर्मेशंस का फॉर्मेशन करता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में कि डीएनए के स्ट्रक्चर्स में बेसिस कंपोजिशंस क्या होता है और कैसे इनके केमिकल कन्फॉर्मेशंस होते हैं। सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में बताया था। तो आज मैं इनके आगे लेक्चर को कंटिन्यू करूँगा और इनके मॉडल्स के बारे में बताऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली अगर हम बात करें इनके मॉडल्स की तो डीएनए में मॉडल 3 टाइप्स के मॉडल्स होते हैं। फर्स्टली बी डीएनए होता है, ए डीएनए और जेड डीएनए, है ना। बी डीएनए ए डीएनए एक दूसरे से थोड़ी सम सिमिलरिटी शो करता है ना। और जेड डीएनए एक जिगजैग टाइप का डीएनए होता है, जिगजैग डीएनए होता है। अब हम इनके अंदर कभी डिफरेंस देखेंगे तो तब इनके बारे में हमको पूरा क्लियर होगा। तो मैं इसके डिफरेंस के बारे में पहले डिफरेंस पे ले जाता हूँ। फर्स्टली अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो बी डीएनए जो होता है हमारे पास, ये हेलिक्स कन्फर्मेशन, ये जिगजैग बी डीएनए मैंने बात कर रहा था। बी डीएनए और ए डीएनए जो होता है ये सम सिमिलरिटी शो करता है और जेड डीएनए जो होता है जिगजैग फॉर्म में होता है, जिगजैग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ना। अब मैं पहले इसके डिफरेंस के बारे में बात कर लेता हूँ, इनमें कौन कौन सा डिफरेंस होते हैं। अब हम बात करें अगर कभी ए डीएनए की तो मोस्टली ए डीएनए जो होता है ओवरऑल प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें तो ए डीएनए होता है शॉर्ट एंड ब्रॉडेड स्ट्रक्चर होता है। मतलब अगर हम बात करें इसके हेलिक्स की तो हेलिक्स जो होते हैं यहाँ से थोड़ा ब्रॉडेड स्ट्रक्चर होते हैं और ये शॉर्ट कन्फर्मेशन में होते हैं, है ना, शॉर्ट होते हैं। और अगर हम बात करें बी डीएनए की तो बी डीएनए जो होता है लॉन्ग एंड थिनर होता है। लॉन्ग मीन्स क्या होता है, इनका जो ब्रॉडेड कंपोजिशन जो होता है इस टाइप का थिनर होता है ना। और लॉन्ग फ्रेगमेंट्स शो करता है ना, लॉन्ग होता है, थिनर होता है। अब बात करें हम जेड डीएनए की तो जेड डीएनए क्या होता है हमारे पास, जेड डीएनए ये जिगजैग टाइप का डीएनए होता है और स्लिमली होता है। जैसे कि मैं अभी इसी स्ट्रक्चर की अगर आपको बात करूँ, पीछे मैंने जो स्ट्रक्चर्स बताए थे कि हम बी डीएनए की बात करें तो बी डीएनए जो होता है लॉन्ग है और थीन है और ये ब्रॉडेड है। सॉरी, अगर हम बात करें ए डीएनए की तो ए डीएनए में मैंने बताया ब्रॉडेड है ना, ब्रॉडेड है। और अगर बी डीएनए की बात करें तो ये थीन है। इनका डायमीटर से ही आप शो कर सकते हैं, है ना। डायमीटर में आगे आपको सारे इसके कैरेक्टर्स बताऊंगा कि किसके बेस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ए डीएनए कन्फर्मेशन है या बी डीएनए कन्फर्मेशन है या फिर ए डीएनए कन्फर्मेशन है। अब हम बात करें जेड डीएनए की तो जेड डीएनए हमारे पास जिगजैग टाइप का होता है। और हम इनके सेंट्रल एक्सिस की बात करें तो सेंट्रल एक्सिस में बी डीएनए जो होता है इनके सेंट्रल एक्सिस नहीं फॉर्म होती है। और जेड ए डीएनए जो होता है, ए डीएनए के अंदर होलो ट्यूब्स टाइप की फॉर्मेशन होता है, होलो ट्यूब फॉर्मेशन होता है ना। इसमें सेंट्रल एक्सिस जो होती है शो होती है, बी डीएनए के अंदर सेंट्रल एक्सिस शो नहीं होती है। हमने स्ट्रक्चर की बात करी कि ये एलोंगेटेड और स्लिम टाइप का होता है। अब हम बात करें किसकी वाली, मैं मेनली पहले शॉर्ट बता देता हूँ। हेलिक्स रोटेशन सेंस की अगर हम बात करें तो जो ए फॉर्म ऑफ डीएनए होता है ये राइट हैंडेड हेलिक्स फॉर्मेशन करता है। राइट हैंडेड, मैंने पीछे आपको एक स्ट्रक्चर बताया था हैंड टाइप का, मैं आप एक बार वापस बता देता हूँ आपको। ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें कि राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड कैसे शो ऑफ होता है। अगर हम बात करें हमारे राइट हैंड की तो हमारा थंब के डायरेक्शन में जो हेलिक्स, थंब का जो डायरेक्शन जहां पर फॉर्म होता है वहां पर हेलिक्स का इस टाइप से इसका डायरेक्शन होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड हेलिक्स। तो अगर हम बात करें ए फॉर्म एंड बी फॉर्म की तो ये कौन सा होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स का फॉर्मेशन करता है। लेफ्ट हैंडेड की बात करें तो वह जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए जो होता है ये क्या करता है, लेफ्ट हैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन करता है। अब आपको एक्सिस तो पता चल गई कि कौन सी है, राइट हैंडेड है लेफ्ट हैंडेड है ना।
अब नेक्स्ट की मैं बात करूँ, मैंने ये वाली बात कर ली और इसके रोटेशन की बात कर ली हमने कि फर्स्टली एडीएनए जो होता है राइट हैंडेड, बीडीएनए भी राइट हैंडेड होता है, लेफ्ट हैंडेड कौन सा होता है हमारे पास, जेडडीएनए होता है। और फर्स्टली हमने ये बात करी कि ए जो होता है स्ट्रक्चरली शॉर्ट होता है, ब्रॉडेड होता है, और मैंने आपको ये डायग्राम से भी शो किया। और बी की बात करें तो ये लॉन्ग और थिनर होता है। जेड की बात करें तो एलोंगेटेड और स्लिम टाइप का होता है। अब हम सेकेंड स्ट्रक्चर की बात, सेकेंड इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो मैंने ये पढ़ाया था आपको मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव, कि मेजर ग्रूव क्या होती है, माइनर ग्रूव क्या होती है। तो ये मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव, मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव जो होते हैं इनके शेप और एंगल के बेस पे डिफरेंशिएट होते हैं। किसके बेस पे, शेप एंड एंगल के बेस पे। अगर हम बात करें शेप की तो इसका शेप क्या होता है, ग्रूव टाइप होता है ना। इसमें कौन सी होती है, थोड़ी थीन। अगर हम माइनर की बात करें तो थोड़ा शॉर्ट ग्रूव प्रेजेंट होती है माइनर की। अगर हम बात करें, मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे समझा देता हूँ। अगर हम माइनर और मेजर ग्रूव की बात करें तो ए में क्या होता है, मेजर, अगर माइनर की बात करें तो इसमें शॉर्ट ग्रूव प्रेजेंट होती है, और मेजर की बात करें तो इसमें किसी होती है थोड़ी ब्रॉडेड, या फिर हम बोल सकते हैं लॉन्ग ग्रूव प्रेजेंट होती है ना। ये किसकी बात करी हमने, शेप की। उसके मैंने आपको ये चीज बताई, क्लियर करी कि ये शेप और इसके साइज पर डिफरेंशिएट होता है। साइज हम बोल सकते हैं एंगल पर, है ना। अब हम माइनर ग्रूव के एंगल की बात करें तो माइनर ग्रूव का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है, या फिर 12 एंगस्ट्रॉम। अगर हम साइज की बात करें, सॉरी मैंने इसको उल्टा लिख दिया। अगर हम बात करें साइज की तो 12 एंगस्ट्रॉम होती है, और एंगल की बात करें तो 120 डिग्री का एंगल होता है। अब मेजर ग्रूव की बात करें तो मेजर ग्रूव में कितनी होती है, 24 एंगस्ट्रॉम का इसका एंगल, सॉरी 22 एंगस्ट्रॉम का इसका क्या होता है, साइज होता है, या 20 डिग्री का एंगल्स, है ना, प्रेजेंट होता है, और इस एंगल पे इसका ग्रूव प्रेजेंट होता है। अब मैंने आपको बताया मेजर ग्रूव माइनर ग्रूव के बारे में। मेजर ग्रूव माइनर ग्रूव जो होते हैं एक प्रकार का स्टेबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, या फिर स्ट्रक्चर, स्टेबल स्ट्रक्चर बोले तो क्या होता है, हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर, हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। और यही हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, डीएनए की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। अब हम बात करें बीटा शीटेट की, तो बीटा शीट भी एक प्रकार का स्टेबल स्ट्रक्चर है, पर ये प्रोटीन की स्टेबिलिटी में यूजफुल होता है। अगर हम डीएनए की बात करें तो हेलिक्स नेचर ही इसको क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। बिकॉज क्यों, क्योंकि जब हम बात करें क्रोमोसोम की तो डीएनए से ही कॉम्पेक्शन के थ्रू, जब डीएनए का कॉम्पेक्शन होता है फॉर द सेल डिवीजन के टाइम पर, तो ये कॉम्पेक्शन करता है और क्या क्या फॉर्म करता है, क्रोमेटिड। और ये क्रोमेटिड जो होता है न्यूक्लियोसोम बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं ना, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। और ये क्रोमोसोम क्या है, कॉम्पैक्ट नेचर का, कॉम्पैक्ट, या हम इसको बोल सकते हैं हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है ना। और यही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर किसके द्वारा फॉर्म स्टेबल हो रहा है, हेलिक्स नेचर के द्वारा, जो कि इसको थर्मोडायनामिकली बात करें हम, या फिर अगर कोई एल्कलाइन नेचर की बात करें जहाँ पर पीएच टेम्परेचर, ये इनकी स्टेबल नेचर को क्या करे, डिस्टर्ब ना कर पाए, इसलिए हेलिक्स नेचर जो है एक प्रकार का स्टेबल स्ट्रक्चर है। और यही जो होता है क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हेलिक्स की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कौन यूजफुल होता है, मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव, है ना। और यही मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव भी एक एक्टिवेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियोसोम मॉडल पर, जब न्यूक्लियोसोम या हिस्टोन प्रोटीन पर इस टाइप से बाइंड होते हैं कि उनके एक्टिवेशन प्रोसेस जब होती है, जब इन्हीं के ऊपर एक्टिवेशन प्रोसेस जब होती है, जब यही जो होते हैं स्टोन्स को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। मतलब रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स, जब मैं आपको बताऊंगा रिमॉडलिंग क्या होती है,
तो यही जो होते हैं मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द रिलैक्सेशन के लिए, रिलैक्सेशन ऑफ डीएनए के लिए। या फिर हम बात करें टोपो आइसोमरेज की, तो टोपो आइसोमरेज भी क्या करता है, डीएनए का क्लीवेज करता है। टोपो आइसोमरेज की बात करें तो मैं टोपो आइसोमरेज जो डीएनए का क्लीवेज करता है, डीएनए का क्लीवेज करके क्या करता है, ये रिलैक्सेशन फॉर्म कराता है ना, जहां पर सुपर कॉइलिंग हो जाती है, जहाँ क्रोमोसोम का हेड एकदम हाईली कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, तो स्ट्रेस फॉर्म होता है। स्ट्रेस फॉर्म होने के कारण क्या होता है, जैसे क्रोमोसोम का हाईली कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर ऐसा फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेस फॉर्म होता है एक प्रकार का डीएनए पर। और ये डीएनए के स्ट्रेस को कम करने के लिए, क्योंकि ये जरूरी है कम करना, अगर हमने डीएनए का स्ट्रेस कम नहीं किया तो डीएनए के ब्रेकेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अगर डीएनए का ब्रेकेज हो जाता है तो वहां पर अगर डीएनए का ब्रेकेज ही हो गया तो वहाँ सेल डिस्टर्ब हो जाती है, और सेल डिस्टर्ब होती है उसके साथ में टिश्यू डिस्टर्ब हो जाता है, और लास्ट में ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। तो इस टाइप से इसको हम एपोप्टोसिस प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप का कितना मेजर रोल है, तो यही जो होता है। अब हम बात करें इनके डीएनए के अंदर कि जैसे अलग अलग फॉर्म ऑफ डीएनए है, तो उसमें मेजर ग्रुप कौन कौन सी फॉर्म होती है। हम बात करें ए डीएनए की, तो मेजर ग्रुप जो होती है यहाँ पर, मेजर ग्रुप हेलिक्स के अंदर मेजर ग्रुप होती है। और ये मेजर ग्रुप कैसी होती है, सॉरी मेजर ग्रुप की बात करें अपन पहले, मैंने ऊपर वाला पढ़ लिया पहले। हाँ, मेजर ग्रुप की अगर हम बात करें तो मेजर ग्रुप जो होता है ए के अंदर, ये नेरो टाइप का होता है। ये बी का बिल्कुल क्या होता है, अपोजिट होता है, अपोजिट होता है। अब हम बात करें मेजर ग्रुप की, मैंने नॉर्मली आपको ये बताया था कि मेजर ग्रुप के अंदर एक वाइट टाइप का ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये बी फॉर्म में क्या है, वाइट ग्रुप प्रेजेंट है, और इंटरमीडिएट है, डेप्थ है, डेप्थ मतलब ज्यादा धसा हुआ है ना। और अगर हम बात करें माइनर ग्रुप की बी फॉर्म में, तो माइनर में नेरो होता है, और इंटरमीडिएट डेप्थ मतलब बहुत कम, थोड़ा मीडियम लेवल का डेप्थ प्रेजेंट होता है, नेरो ग्रुप प्रेजेंट होता है ना। और इसी का बिल्कुल उल्टा है कौन, ए फॉर्म ऑफ डीएनए। बी फॉर्म ऑफ डीएनए मेनली हमारे पास मेमल्स में प्रेजेंट होता है ना। ए फॉर्म ऑफ डीएनए की बात करें तो ए फॉर्म ऑफ डीएनए में जो मेजर ग्रुप होता है वो नेरो प्रेजेंट होता है, और माइनर ग्रुप ये हमारे पास ब्रोडेड टाइप का होता है ना, वाइड या ब्रोडेड टाइप का हम बोल सकते हैं, वाइड या ब्रोडेड टाइप का होता है। अब हम बात करें कभी जेड फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर, तो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर फ्लेटेड टाइप का होता है हमारे पास मेजर ग्रुप। मेजर ग्रुप एकदम फ्लैट होता है, इस टाइप का फ्लैट होता है ना, इसमें कोई ज्यादा रोटेशन प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब होता भी है तो बहुत कम रोटेशन प्रेजेंट होता है। और अगर माइनर ग्रुप की बात करें तो माइनर ग्रुप एक्सट्रीमली नैरो प्रेजेंट होता है, जो कि नॉर्मली बी फॉर्म ऑफ डीएनए में भी है ना। पर ये यहाँ पर इंटरमीडिएटेड डेप्थ है, तो यहाँ पर वेरी डेप्थ है, ये चीज याद रखना। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं स्टेटमेंट में दे देते हैं CSIR नेट में, और यही स्टेटमेंट जो होती है ये माइनरली हमारे पास ब्रेकेज या फिर उसकी गलत हो जाती है। तो प्लीज इस टाइप की गलती को आप दोहराए ना, तो मैं इसलिए क्योंकि ये गलतियां मुझसे भी हुई है, और इसी कारण पूरे क्वेश्चंस गलत हो जाता है, और ये अधिकतर 4 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस में इस टाइप के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। तो प्लीज अच्छे से ध्यान दे। तो मैं माइनर ग्रुप की अगर बात करूँ तो माइनर ग्रुप जो होती है यहाँ पर वेरी डेप्थ होती है, और यहाँ पर इंटरमीडिएटेड डेप्थ होती है। बी फॉर्म ऑफ डीएनए और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर माइनर ग्रुप सेम होती है। और मैंने ये बताया है कि आप ओनली बी फॉर्म ऑफ डीएनए याद कर लो तो आपको सारे याद हो जाएगा। जैसे कि बी फॉर्म ऑफ डीएनए वाइड होता है नॉर्मली, मैंने आपको आगे स्ट्रक्चर में ही बताया। और उसकी माइनर ग्रुप की बात करें तो ये इंटरमीडिएटेड होता है, नेरो होता है। अब इंटरमीडिएटेड और यहाँ पर डीप, ये दोनों चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। अब मैंने बात कर ली मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप की, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि क्यों यूजफुल है डीएनए के अंदर, है ना। अब हम बात करें किसकी, कन्फर्मेशन की। हमने इन चीजों की बात कर ली, है ना। अब हम बात करें अगर कन्फर्मेशन की, तो इनके बेसिस के कन्फर्मेशन कैसे होते हैं। तो हमारे पास ए फॉर्म ऑफ डीएनए होता है एंटी कन्फर्मेशन में होता है। एंटी मीन्स क्या होता है कि अगर हम जैसे शुगर का मैं अगर स्ट्रक्चर आपको फॉर्म करूं, तो शुगर में यहाँ पर OH और H है ना, यहाँ पर OH और H। तो ये इस टाइप की यहाँ पर जैसे कोई मतलब एक प्रकार का हम बोल सकते हैं, मैं यहाँ पर अच्छे से फॉर्म करता हूँ।
यहाँ पर एक रिलैक्स स्ट्रक्चर है। रिलैक्स स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की एक प्रकार के हम बोल सकते हैं अट्रैक्शन या रिपल्शन, रिपल्शन टाइप का ऐसा कोई भी फॉर्म नहीं हो रहा है। क्योंकि रिपल्शन क्या होता है कि जब नीचे भी OH प्रेजेंट हो और इस टाइप का OH ग्रुप, जब दो OH ग्रुप एक दूसरे के पास प्रेजेंट हो तो ये रिपल्शन शो करते हैं। और ये रिपल्शन जो होता है ये स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को क्या कम करता है, कम कर देता है, स्टेबिलिटी को कम कर देता है। जहां पर भी अगर कोलिशंस प्रेजेंट होता है, कोलिशंस मीन्स टकराव, जहां पर टकराव प्रेजेंट है तो वहां पर क्या होता है कि स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो पाता है। तो एंटी कन्फर्मेशन क्या है, स्टेबल स्ट्रक्चर जहां पर कोई किसी भी प्रकार का रिपल्शन शो नहीं होता है या रिपल्शन नहीं होता है, इसलिए बीटा फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है हमारे पास। मैंने बीटा आपको शुगर में बताया था कि ये बीटा फॉर्म ऑफ डीएनए। अब मेरा पिछला लेक्चर देख लेना, मैं उस लेक्चर की लिंक भी इस लेक्चर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो पहले आप वो लेक्चर देख लेना, तो आपको डीएनए का एक बेसिक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि डीएनए में क्या क्या चीज़ें होती है और एक आगे चल के इसमें म्यूटेशन की चांसेस भी किस चीज़ में ज़्यादा होते हैं और किससे हमारे पास फ्लक्चुएशन होता है ना। तो बी फॉर्म ऑफ डीएनए के कारण इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, एंटी स्ट्रक्चर होता है ना। बी फॉर्म ऑफ डीएनए किस में बनता है, शुगर में। बी फॉर्म किस में प्रेजेंट होता है हमारे पास, शुगर पुक्रिंग फॉर्म में, है ना, शुगर पुक्रिंग फॉर्म में, है ना। और इसी कारण ए फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर भी एंटी कन्फर्मेशन होता है और बी फॉर्म ऑफ डीएनए में भी एंटी कन्फर्मेशन होता है। किसके द्वारा, बीटा कन्फर्मेशन के द्वारा, जो कि हमारे शुगर में प्रेजेंट है ना। मैंने न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स की बात की थी आपको। अगर हम बात करें जेड फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर, तो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर एंटी और साइन दो प्रकार के कन्फर्मेशन प्रेजेंट होते हैं, है ना। एंटी और साइन किस में, हम दोनों को मैं अच्छे से समझाता हूँ कि ये कन्फर्मेशन कैसे है। जैसे कि ये हमारे पास एक प्रकार का बेसिस स्ट्रक्चर है ना, ये 2 रिंग स्ट्रक्चर है। तो अगर ये रिंग लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, मीन्स क्या है, ये एक प्रकार का साइन कन्फर्मेशन है। और साइन कन्फर्मेशन स्टेबल नेचर को बिल्कुल शो नहीं करता है ना। यहाँ पर स्टेबिलिटी बिल्कुल कम होती है। बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस शो होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस मीन्स मैंने बताया आपको कोलेशंस होता है। कोलेशंस किसके कारण होता है, जब एक सेम टाइप के एटम्स एक दूसरे के आसपास प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि OH की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं एक स्ट्रक्चर ही बता देता हूँ आपको अच्छे से, तभी आपको समझ में आएगा। अगर मैं शुगर की बात करूँ तो मैंने आपको बताया बीटा फॉर्म ऑफ शुगर प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूँ अल्फा फॉर्म की अगर होती, यहाँ भी OH होता और यहाँ भी OH होता, तो इन दोनों OH के बीच में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता। क्यों स्टेरिक हिंड्रेंस होता, क्योंकि सेम ग्रुप ऑफ एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एक दूसरे के आसपास प्रेजेंट है और इसके कारण इनके बीच में कोलिशंस होते हैं। कोलिशंस होने के कारण क्या करता है, ये नॉर्मली स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर पाता है और नॉर्मल टेम्परेचर या pH पर ही ये डिग्रेडेड हो जाता है। तो इसी कारण से हमारे पास डीएनए के अंदर जो शुगर पुक्रिंग प्रेजेंट है, ये बीटा कन्फर्मेशन में प्रेजेंट है ना। कन्फर्मेशंस भी एग्जाम्स के स्टेटमेंट में पूछते हैं। तो अगर कभी कभी किसी स्टेटमेंट में ऐसा कन्फर्मेशन बीटा या अल्फा की बात कही है, या फिर 1,4 स्ट्रक्चर 1,3 स्ट्रक्चर इस टाइप के अगर कभी कहीं भी बॉन्ड की बात की करी है, तो प्लीज उसको अच्छे से पहले ध्यान से सोचे समझे कि हाँ, क्या यहाँ पर बीटा कन्फर्मेशन प्रेजेंट है, क्या यहाँ पर 1,3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या फिर 1,4 स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो इस टाइप के स्टेटमेंट जो होते हैं ये रॉन्ग कर देते हैं पूरे क्वेश्चंस को। तो इसलिए मैं आप पूरे डीएनए की बारीकी आपको पूरे डिफरेंस को मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, है ना। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण क्या होता है, बीटा कन्फर्मेशन होता है। अब बीटा कन्फर्मेशन होने के कारण जो इस शुगर पुक्रिंग से हमारे पास टाइप से जुड़ा हुआ है, तो ये शुगर पुक्रिंग क्या होती है, उल्टी कन्फर्मेशन में प्रेजेंट होती है, ऐसे उल्टी कन्फर्मेशन में, है ना। ये लेफ्ट साइड होती है हमारे पास स्मॉल रिंग। लेफ्ट साइड होने के कारण ये क्या करते हैं, साइन कन्फर्मेशन फॉर्म करता है और साइन कन्फर्मेशन के कारण यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस फॉर्म होती है। इस जगह पे स्टेरिक हिंड्रेंस फॉर्म होती है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस फॉर्म होती है क्योंकि यहाँ पर सेम एटम जो होते हैं एक दूसरे के पास प्रेजेंट है ना। इसी कारण यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस फॉर्म होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये साइन कन्फर्मेशन जो होता है एक प्रकार का स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर पाता है। और ये अधिकतर साइन कन्फर्मेशन किस में प्रेजेंट होता है, प्यूरिन में, जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, जेड फॉर्म ऑफ डीएनए के प्यूरिन्स में प्रेजेंट है हमारे पास साइन कन्फर्मेशन, याद रखना। और अगर हम बात करें पिरिमिडिन की,
तो पिरिमिडीन के अंदर कोई ऐसा एंटी कन्फर्मेशन ही प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये ओनली सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है ना, इसीलिए ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस जो होती है इनके बीच में बहुत कम होती है ना। तो मैंने आपको बताया साइन कन्फर्मेशन और एंटी कन्फर्मेशन के बारे में कि साइन कन्फर्मेशन क्या होता है और एंटी कन्फर्मेशन क्या होता है। तो हमने इन तीनों चीजों की बात कर ली है ना, इन चीजों की बात कर ली। अब हम बात करें किसकी वाली, हेलिक्स एक्सिस लोकेशन। अब हेलिक्स की एक्सिस क्या है ना। तो अगर हम बात करें इसकी एक्सिस की, तो मैं आपको पहले डायग्राम शो करा देता है ना। एक्सिस की बात करें तो इस टाइप की अगर आपने देखी होंगी डीएनए के अंदर एक एक्सिस फॉर्म होती है ऐसी, सॉरी थोड़ी टेढ़ी बन गई। तो डीएनए में क्या होती है, इस टाइप की एक्सिस फॉर्म होती है, ये आपने देखा होगा। तो ये एक्सिस किस किस मेजर ग्रूव से या फिर माइनर ग्रूव या बेस पेयर से गुजर रही है, इन चीजों के बारे में बताया गया। हम बात करें एक्सिस की कि एक्सिस की लोकेशन कहाँ प्रेजेंट है ए फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर। तो ए फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर जो एक्सिस शो जाती है मेजर ग्रूव से, जैसे कि इस टाइप से है ना, ये मेजर ग्रूव प्रेजेंट है। तो एक्सिस जो होती है इस टाइप से मेजर ग्रूव के तरफ से जाती है ना। एक्सिस जब हम फॉर्म करते हैं तो ये मेजर ग्रूव से होते हुए जाती है, इसलिए ए फॉर्म ऑफ एक्सिस कहाँ से, मेजर ग्रूव से इसकी लोकेशन प्रेजेंट है। अब हम बात करें किसकी, एक्सिस की लोकेशन कहाँ प्रेजेंट है, बी फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर। तो बेस पेयर्स के ऊपर से जाती है, बेस पेयर्स के ऊपर से है ना। जैसे कि हम डीएनए बी फॉर्म ऑफ डीएनए की बात करें तो इस टाइप से बिल्कुल सेंटर में, तो ये बेस पेयर्स के ऊपर से जाती है। अब हम बात करें किसकी, जेड फॉर्म ऑफ डीएनए की। तो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में माइनर ग्रूव्स के ऊपर से प्रेजेंट होती है, इस टाइप से हमारे पास एक्सिस प्रेजेंट होती है। और ये एक्सिस क्या होता है, सेंट्रली फॉर्म की जाती है किसी भी डीएनए के सेंट्रली। अगर हम बात करें ऐसे डीएनए की, तो डीएनए के सेंट्रली एक्सिस का फॉर्मेशन होता है। और ये एक्सिस की लोकेशन कहाँ कहाँ से गुजरती है, उसके बेस पर इन डीएनए को डिफरेंशिएट किया गया है। तो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में माइनर ग्रूव से होती जाती है और ए फॉर्म ऑफ डीएनए में मेजर ग्रूव से होती जाती है। बी फॉर्म ऑफ डीएनए की बात करें तो बेस पेयर से होती हुई जाती है ना। मैंने ये सारी चीजें क्लियर कर दी है ना। अब बात करें हम बेस पेयर की, बेस पेयर पर टर्न ऑफ द हेलिक्स। जैसे ये एक टर्न है, तो इन एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम बेस पेयर मेनली अगर बात करें ए फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर तो 11 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे इस टाइप के। तो कितने हैं, 11 बेस पेयर। बी फॉर्म ऑफ डीएनए की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 10.5 होते हैं है ना। इसमें 10 है पर अप्रोक्सीमेट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 10.5 प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करें जेड फॉर्म ऑफ डीएनए की, तो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में 12 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं वन टर्न में है ना। अब हम बात करें किसकी वाली, डायमीटर की। तो मेनली अगर हम ए फॉर्म ऑफ डीएनए का डायमीटर देखें इस टाइप से, इस डायमीटर पूरे डीएनए का, तो डीएनए का डायमीटर सबसे पहले ए फॉर्म ऑफ डीएनए की बात करें तो 25.5 एंगस्ट्रॉम का होता है। बिकॉज क्यों, क्योंकि ये शॉर्ट होता है, ब्रॉडेड होता है। ब्रॉडेड मतलब क्या होता है, इसका डायमीटर ज्यादा है किससे, बी फॉर्म ऑफ डीएनए से। अब ये थिनर होने के कारण इसका डायमीटर कम होगा ए फॉर्म ऑफ डीएनए से, इसलिए इसका डायमीटर कितना है 23.7 एंगस्ट्रॉम का। अप्रोक्सीमेट आपने अगर कभी क्लास में पढ़ा होगा तो ए फॉर्म ऑफ डीएनए का 20 एंगस्ट्रॉम पढ़ा होगा। पर अगर हम बात करें क्लियरली, ये वॉटसन की पिक्चर है, तो वॉटसन के अंदर अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो 23.7 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर होता है ना। और हम जेड फॉर्म ऑफ डीएनए की बात करें तो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए एक प्रकार का स्लीमी नेचर का होता है। स्लीमी नेचर होने के कारण क्या होता है, इसका डायमीटर बी फॉर्म ऑफ डीएनए से भी कम होता है, तो इसलिए 18.4 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर होता है ना। तो ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर करना कि इनका डायमीटर कितना है, इनकी लेंथ कितनी है, इसमें कौन कौन से मेजर ग्रुप प्रेजेंट है, कहाँ से इसके एक्सिस की लोकेशन है, कौन से एंटी कन्फर्मेशन है, ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से बारीकियों से समझा रहा हूँ आपको कि किस चीज़ को क्या कहते हैं है ना। अब हम बात करें किसकी, राइस पर बेस पेयर। बेस पेयर्स के मतलब राइस पर बेस पेयर, हम बेस पेयर की बात करें कि इसमें कौन कौन से बेस पेयर्स प्रेजेंट है। पर बेस पेयर के बीच की जो
डायमीटर अगर हम बात करें, हमने पूरे ओवरऑल डीएनए का डायमीटर देखा। अब हम इनके दो बेस पेयर्स के बीच में, जैसे दो बेस पेयर्स एडिनिन और ग्वानिन, सॉरी एडिनिन और थाइमिन के बीच में होती है, एडिनिन थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन की बात करें, तो इन दोनों के बीच की अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ए फॉर्म ऑफ डीएनए में कितनी होती है, 22.3 एंगस्ट्रॉम की होती है, 2.3 एंगस्ट्रॉम होता है ना, इस टाइप के। और अगर इसकी बात करें बी फॉर्म ऑफ डीएनए में, तो बी फॉर्म ऑफ डीएनए 3.32 और अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें 3.4 एंगस्ट्रॉम का भी होता है ना। जेड फॉर्म ऑफ डीएनए की बात करें तो 3.8 एंगस्ट्रॉम का, इसमें दो बेस पेयर्स के बीच में राइस पर बेस पेयर्स होते हैं, है ना। तो इन चीजों के बारे में आप समझ गए होंगे, ये भी हमने कर ली। डायमीटर हो गया, हेलिक्स की रोटेशन भी हो गई, बेस पेयर्स भी हो गए, है ना, लोकेशन भी हो गई। अब अगर हम बात करें बेस पेयर पर हेलिक्स रिपीट, अगर पर हेलिक्स की बात करें हम, ये एक हेलिक्स है पूरे हेलिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो कितने बेस पेयर पर टर्न रिपीट होते हैं, तो ओनली 1 बेस पेयर पर टर्न रिपीट होता है। बी फॉर्म की बात करें तो ओनली 1, और जेड फॉर्म की बात करें तो 2 बेस पेयर पर टर्न रिपीट होते हैं, बेस पेयर पर हेलिक्स रिपीट होते हैं, है ना, सॉरी पर टर्न बोल रहा मैं, पर हेलिक्स रिपीट होते हैं। हम बात करें रोटेशन पर बेस पेयर, जैसे कि यहाँ पर एक बेस पेयर प्रेजेंट है इस टाइप का, अगर मैं अच्छे से आपको बताऊं तो ये डीएनए का इस टाइप का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ग्वानिन साइटोसिन से बाइंडिंग। अब इसको अगर कभी मैं जूम करूँ इस टाइप से, सॉरी अगर मैं ग्वानिन को जूम करूँ, अगर मैं ग्वानिन को जूम करूँ तो ये इस टाइप से स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है ना, ये इस टाइप से स्ट्रक्चर, बेसिकली मैंने बस इतना बता दिया, इस टाइप से स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, किसका है, ग्वानिन का, है ना, ग्वानिन का। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, रोटेशन पर बेस पेयर कितने डिग्री का रोटेशन करता है बेस पेयरिंग के लिए। अब ये ग्वानिन जो है साइटोसिन से पेयरिंग कर रहा है, तो इनके बीच में इस टाइप से पेयरिंग होती है। तो मैं आपको इस टाइप से बताऊं, ग्वानिन जो है साइटोसिन से इस टाइप से पेयरिंग कर रहा है ना, इस टाइप से पेयरिंग कर रहा है। तो इस टाइप से पेयरिंग करने के दौरान ये कितने डिग्री का रोटेशन कर रहा है, तो ये कितने डिग्री का रोटेशन कर रहा है, ये हमारे पास क्या हुआ, रोटेशन पर बेस पेयर कितने डिग्री का रोटेशन होता है, ये ग्वानिन। और फिर लास्ट में हम बात करें एडिनिन और थाइमिन की, तो इन दोनों के बीच में जो होता है कितने डिग्री का एंगल प्रेजेंट है, ये इस टाइप से प्रेजेंट है। एडिनिन ग्वानिन की अगर हम बात करें तो ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, अगर हम इस टाइप से एंगल देखें तो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, तो ये हमारे पास रोटेशन पर बेस पेयर के बीच में कितने डिग्री का रोटेशन होता है, तो 33.6 डिग्री का रोटेशन होता है पर बेस पेयर के बीच में। और बेस पेयरिंग के लिए, ये बेस पेयरिंग करने के लिए पर बेस पेयर एक दूसरे के बीच में जो डिग्री का रोटेशन करते हैं वो 33.6 डिग्री का ए फॉर्म ऑफ डीएनए में होता है। बी फॉर्म ऑफ डीएनए की बात करें तो 35.9 डिग्री का रोटेशन होता है। जेड फॉर्म ऑफ डीएनए -60 डिग्री का रोटेशन होता है 2 बेस पेयर का, है ना। अब नेक्स्ट हम बात करें पिच की, तो पिच क्या होती है, पर टर्न की बात करें तो पर टर्न के अंदर हमने बात करी 10 बी फॉर्म ऑफ डीएनए में 10.5 अप्रोक्सीमेट बेस पेयर्स प्रेजेंट है, और इन्हीं बेस पेयर्स का जो एग्मास्ट्रॉन्ग प्रेजेंट होता है, मतलब इसका पर टर्न के अंदर जितनी पिच प्रेजेंट होती है, कितनी पिच पर टर्न प्रेजेंट होता है, अगर हम बात करें इतने टर्न्स में तो कितनी पिच पर टर्न प्रेजेंट है, तो 24.6 एग्मास्ट्रॉन्ग पर इनका पिच है ए फॉर्म ऑफ डीएनए में। बी फॉर्म ऑफ डीएनए की बात करें तो 33.2, और अप्रोक्सीमेट अगर बात करें 34 एग्मास्ट्रॉन्ग का होता है ना। पर दो बेस पेयर्स के बीच की बात करें हम तो यहाँ पर 3.4 मैंने बताया था एग्मास्ट्रॉन्ग अप्रोक्सीमेट,
और इसी टाइप से जैसे कि हमने यहाँ बात करी 33.32 पर बेस पेयर्स के बीच में, तो यहाँ पर एक दशमलव थोड़ा और पीछे हो जाएगा और 33.2 एंगस्ट्रॉम का पिच प्रेजेंट होता है किसमें, बी फॉर्म ऑफ डीएनए में। पिच क्या होता है, एक टर्न्स की लेंथ, अगर हम बात करें एक टर्न की लेंथ, एक टर्न में तो हमने देख लिया कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं और एक इसकी लेंथ कितनी होती है। टर्न में हम देख लिया बेस पेयर्स, अब इसकी लेंथ भी देख ली है ना। अब बात करें जेड फॉर्म ऑफ डीएनए की तो 45.6 एंगस्ट्रॉम का इसमें पिच प्रेजेंट होता है ना, पिच भी हो गई। अब बात करें हम टिल्ट की, टिल्ट मतलब क्या होता है, थोड़ा टेढ़ा, टिल्ट ऑफ बेस नॉर्मल टू द हेलिक्स एक्सिस। अब हम बात करें, अब हेलिक्स एक्सिस फॉर्म हो रही है, अब हमने इसके ऊपर एक्सिस भी फॉर्म करी। अब एक्सिस का लोकेशन भी हमने देखा कि फर्स्टली ए फॉर्म में मेजर ग्रूव से जाकर गुजर रही है, बी फॉर्म में बेस पेयर्स के ऊपर से गुजर रही है, और माइनर जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में माइनर ग्रूव के ऊपर से गुजर रही है ना। तो जो गुजर रही है, जब हमारा एक्सिस फॉर्म हो रही है तो एक्सिस फॉर्म करने पर ये जो बेस पेयर से कितने डिग्री पर टिल्ट है एक्सिस के लिए, ये इस टाइप से हमने एक्सिस बनाई है किसी डीएनए पर। तो इसमें जो बेस पेयर्स है ये एक्सिस पर कितने डिग्री का टिल्ट बना रहे हैं, ये इस टाइप से। जैसे हम ग्वानिन की बात में करूं तो ये ग्वानिन की ये कितनी डिग्री का टिल्ट बना रहा है, और अगर हम एक्सिस की बात कर रहे हैं तो इस टाइप से, अगर मैं एक्सिस खींच रहा हूँ, ये मैंने एक बेस पेयर्स ओनली बनाया है इस टाइप से है ना। इस टाइप से अगर पेयरिंग करें हम तो ये कितने डिग्री का टिल्ट बना रहा है, कितना डिग्री का टिल्ट हो रहा है एक्सिस में। एक्सिस की अगर हम बात करें, एक्सिस के बेस पर हमारा बेस कितने डिग्री का टिल्ट बना रहा है, तो ये चीज हम देखेंगे कि कितने डिग्री का टिल्ट बना रहा है एक्सिस के बेस पर। तो टिल्ट ऑफ बेस नॉर्मली एक्सिस के बेस पर हम बेस पेयर जो कितने डिग्री पर टिल्ट है, तो 19 डिग्री पर टिल्ट है ए फॉर्म ऑफ डीएनए में, क्योंकि ए फॉर्म ऑफ डीएनए 90 डिग्री, क्योंकि मेजर ग्रूव से जाकर एक्सिस गुजर रही है। अब ये एक्सिस इस टाइप से मेजर ग्रूव से जाकर गुजर रही है, तो बेस पेयर्स के बीच में अगर हम इस टाइप से एंगल देखें तो कितनी डिग्री का एंगल्स पे ये टिल्ट है हमारे बेस पेयर्स, 90 डिग्री के एंगल पे, और 1.-1.2 डिग्री के एंगल पे बी फॉर्म ऑफ डीएनए में, और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में -9 डिग्री के एंगल पर टिल्ट है। ये मैं सारी चीजें एकदम क्लियरली आपको समझा रहा हूँ, तो प्लीज समझने की कोशिश करें। और इसी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं सीएसआर नेट में आते हैं, और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब इन स्टेटमेंट को एकदमली प्योरली पढ़ो और ये चीज समझो क्या हाँ इस टाइप का कोई एंगल प्रेजेंट होता है, तो ये चार्ट अच्छे से पढ़ना। ये चार्ट में क्या क्या चीजें बताई है मैंने आपको, ये डिफरेंस के बेस पर बताई, और डिफरेंस के बेस के थ्रू मैंने आपको स्ट्रक्चरली ये बताई कि ये किस किस चीजों के बारे में बताया गया। बेस पेयर मीन प्रोपेलर ट्विस्ट, मीन्स प्रोपेलर ट्विस्ट। तो बेस पेयर्स हमारे पास कितने प्रोपेलर पर ट्विस्टेड होते हैं, तो +80 डिग्री के प्रोपेलर पर ट्विस्टेड होते हैं, 60 डिग्री के प्रोपेलर पर ट्विस्ट होते हैं, और 0 डिग्री के प्रोपेलर पर ट्विस्ट होता है। ये प्रोपेलर ट्विस्ट है बोले तो क्या, जब हमारे पास टर्न प्रेजेंट हो रही है, टर्न्स देखी ना हमने, टर्न्स देखी हमने, ये हार्ड टर्न्स, ये इसको क्या बोले हम, टर्न है। तो ये टर्न्स पर कितने डिग्री का प्रोपेलर ट्विस्ट है बेस पेयर्स के बीच में, बेस पेयर्स के बीच में। और यही ट्विस्ट के बेस पे क्या होता है, मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव बनते हैं, है ना, मेजर ग्रूव माइनर ग्रूव। और ये क्यों इतना मेजरली मतलब इसका वाला फंक्शन होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो अगर हम डिग्री देखें तो डिग्री हमारे पास 18 डिग्री के ट्विस्ट पर प्रेजेंट है, हमारे पास ट्विस्ट प्रेजेंट है ए में बेस पेयर्स, और 60 + 60 डिग्री की ट्विस्ट पर प्रेजेंट है बी फॉर्म में बेस पेयर्स, और 0 डिग्री के ट्विस्ट पर प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास लीमी नेचर के, इसीलिए इनका डायमीटर भी कम है हमारे पास बी फॉर्म ऑफ डीएनए से, 18.4 एंगस्ट्रॉम का। तो ये आपको पूरा चार्ट समझ में आ गया होगा, मैंने डायग्रामेटिकली आपको सारी चीजें समझाई। तो प्लीज अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो प्लीज वीडियो को पॉज करके देखें, पर इसको क्लियरली समझे इस चार्ट को। इसी चार्ट से डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करें इसके मॉडल की,
तो डीएनए के अंदर 3 पॉसिबल्स मॉडल दिए थे रेप्लिकेशन के। तो मैं इनको मॉडल्स को डायग्रामेटिकली समझाता हूँ आपको। तो डीएनए के अंदर क्या किया था, ये 3 पॉसिबल मॉडल दिए थे। किसने, और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, एक्सपेरिमेंट किसने किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया था मेसलन्स एंड स्टेल्स, है ना। मेल्सन एंड स्टेल्स का एक्सपेरिमेंट था, मेल्सन एंड स्टेल्स का एक्सपेरिमेंट। मेल्सन एंड स्टेल्स ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया था इसमें, कि इन्होंने फर्स्टली एक ऐसा मॉडल बनाया था जिसको हम नाम दिया था डिसरप्टिव मॉडल। डिसरप्टिव मॉडल इसमें क्या किया था कि इन्होंने ये चीज बताई थी कि डीएनए का रेप्लिकेशन जब होता है तो डीएनए के रेप्लिकेशंस में डीएनए के स्मॉल स्मॉल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इस डीएनए जो होता है स्मॉल पार्ट में डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यही स्मॉल पार्ट जो होते हैं इनके न्यू पार्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये न्यू पार्ट जो होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, इन्होंने एक मॉडल बनाया था, किसको हमने क्या नाम दिया था, डिसरप्टिव। अब डिसरप्टिव मॉडल में क्या बोला था इन्होंने, मेसल्स और शेटल्स ने, कि डीएनए जो होता है स्मॉल पार्ट्स में, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन में डीएनए जो ओरिजिनल डीएनए हमारे पास ओरिजिनल डीएनए वो स्मॉल पार्ट्स में डिस्टर्ब हो जाता है। और यही स्मॉल पार्ट जो होते हैं ये न्यू डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। और ये न्यू डीएनए इनको आपस में जोड़ देता है। पर ये इनका एक्सपेरिमेंट जो था ये फेल हो गया था। क्यों फेल हुआ था, क्योंकि इनके एक्सपेरिमेंट फेल होने का कारण क्या था कि ये न्यू डीएनए लास्ट में जो होते हैं पूरे न्यूली डीएनए का फॉर्मेशन कर रहे थे। और ये डीएनए जो होता है इनके अंदर की जो हम बोल सकते हैं सिग्नलिंग, या फिर हम बोल सकते हैं इनके बीच में इनके अंदर जो मैसेज प्रेजेंट है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए बना रहा है, ये मैसेज जो होता है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि डीएनए के अंदर अगर हम बात करें कि अगर ये ओल्ड जो स्ट्रैंड है, फ्रेगमेंट है, इसमें अगर आई बनाने का अगर कोई सिग्नल्स प्रेजेंट है और ये इसका थोड़ा सा सिग्नल्स इधर चले गया, इनके बीच में अगर कोई न्यू डीएनए आकर बाइंड कर जाता है, तो ये न्यू डीएनए क्या होता है, इस आइस फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है और इसमें म्यूटेशन कॉज हो जाता है। और म्यूटेशन कॉज होने के कारण यहाँ डीएनए का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। इसलिए इसको हमने डिसरप्टिव मॉडल नाम दिया। अब उन्होंने सेकेंड क्या किया था, सेकेंड मॉडल दिया था जिसको हम बोल सकते हैं कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्वेटिव मॉडल में इन्होंने देखा था कि ओल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए से क्या होता है, एक न्यू फॉर्म ऑफ डीएनए बनता है और एक पूरा ओल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए बनता है। और इसके कारण लास्ट में अगर हम देखें तो ओनली न्यू फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट होंगे, ओल्ड हमारे पास कोई भी डीएनए प्रेजेंट नहीं होगा। अगर हम देखें जनरेशन टू जनरेशन अगर हम बात करें तो, और इसी कारण क्या होगा कि जो ओल्ड नेचर होगा और ये ओल्ड नेचर बिल्कुल अब्सेंट हो जाएगा हमारे पास आने वाली स्पीशीज में, और यहाँ पर इनहेरिटेंस की प्रकृति नहीं होगी। और इसमें क्या होगा, जो हमारे पास पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट प्रोजेनी प्रेजेंट होगी। तो ऐसा होने के कारण इनमें डिसीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते थे। तो इसलिए ये मॉडल क्या करा, फेल हो गया, है ना। तो नॉर्मली अब इन्होंने लास्ट एक्सपेरिमेंट किया था। लास्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये चीज बताई थी कि जो हमारे पास ओरिजिनल डीएनए होता है इसको इस मॉडल को क्या बोला था, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में इन्होंने बताया था कि जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डीएनए था इसमें ये दो डीएनए के स्ट्रैंड जो होते हैं, ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं और ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से ये एक न्यूली फॉर्म ऑफ डीएनए का या फिर सेमी डीएनए, और इसको इन्होंने क्या नाम दिया, सेमी डीएनए। एक सिंगल न्यू फॉर्म ऑफ डीएनए और एक हमारे पास ओल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए था। तो ये क्या कर रहा था, ये जनरेशन टू जनरेशन ओल्ड जो पेरेंटियल जो जीन्स थे उनको ट्रांसफर करने का काम भी कर रहा था, जिससे कि इनकी प्रोजेनी जो थी, इससे ये डिसाइड हुआ था कि प्रोजेनी जो है वो पेरेंट्स के एकदम थोड़े सिमिलरली होती है। और इसी के बेस पे फिंगरप्रिंटिंग होती है और फिंगरप्रिंटिंग के बेस पे ही डीएनए का आइडेंटिफिकेशन होता है। और यही आइडेंटिफिकेशन जो होता है प्रोजेनी के या फिर हम बोल सकते हैं क्रिमिनल को ढूंढने के लिए इसका यूज किया जाता है।
तो ये मॉडल जो है सत्य साबित हुआ था, इसका वाला एक्सपेरिमेंट, और इसी से एक्सपेरिमेंट के बेस पे इन्होंने ये बताया था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन मींस इसमें एक ओल्ड फॉर्म ऑफ डी एक ओल्ड स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है, न्यूली स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है ना, और जो एक दूसरे के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और इनकी कॉम्प्लीमेंट्रिटी किसके बेस पर होती है? डीएनए पॉलीमरेज के बेस पर होती है, कि डीएनए पॉलीमरेज इसकी कॉम्प्लीमेंट्री नेचर बनाने के रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो ये 3 मोड ऑफ रेप्लिकेशंस था। अब हम बात करें हाइपरक्रोमेसिटी की। हाइपरक्रोमेसिटी क्या होती है? हाइपरक्रोमेसिटी मीन्स क्या होता है? डीएनए को अगर कभी हाई टेम्परेचर पर अगर नॉर्मली डीएनए की बात करें तो ये 260 नैनोमीटर से कम नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है ना। बहुत कम नैनोमीटर की, जैसे 120 की बात करें, 120 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। पर जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीजिंग करते आ रहे हैं तो इनके बीच की बॉन्डिंग जो है वो एकदम वीक होती जा रही है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसी डीएनए के बीच में, ये वीक होने के कारण क्या होता है? ये बहुत ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, और ये अलग होने के बाद में ये सिंगल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये सिंगल स्ट्रैंड जो होती है ये इनके स्ट्रैंड फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, और ये फ्रीली होने के कारण ये क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो ये 260 नैनोमीटर तक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर कभी कोई डीएनए का स्ट्रैंड 260 नैनोमीटर के एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है तो वहाँ हम ये चीज़ कह सकते हैं कि वहाँ पर इसका क्लीवेज हो चुका है। दोनों स्ट्रैंड जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ये अलग हो चुकी है, वहाँ पर आरएनए फॉर्म हो चुका है ना। या सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ही बोल सकते हैं। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है ये हाई 260 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइपर क्रोमेटिसिटी, कि हाई टेम्परेचर पर या हाई बॉइलिंग पॉइंट पर जो एब्जॉर्प्शन बढ़ना हमारे पास वेवलेंथ का, या फिर हम बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन का बढ़ना फॉर डीएनए में, तो ये क्या कहलाता है? हाइपर क्रोमेटिसिटी। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली अगर शो करूँ तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है ये कम एब्जॉर्बेंस को एब्जॉर्ब करता है, कम वेवलेंथ की ये इसमें क्या आता है? यहाँ पर हम बात करें तो कम वेवलेंथ पर एब्जॉर्बेंस शो करता है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है सिंगल स्टैंड में आता है। तो ये सिंगल स्टैंड इनके बेस पेयर जो होते हैं एक दूसरे से फ्री होने के कारण हाईली एब्जॉर्बेंस को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और ये हाईली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, और यही वेवलेंथ को एब्जॉर्बेशन क्या कहलाता है? हाइपर क्रोमेटिसिटी, कि हाई टेम्परेचर पर हाई वेवलेंथ का एब्जॉर्बेशन, दिस आर कॉल्ड एज हाइपर क्रोमेटिसिटी, जो कि इसके सिंगल स्टैंडर्ड नेचर को क्या करता है? शो करवाता है। तो यहीं पे मेरा लेक्चर खत्म हुआ। तो अपना डीएनए के स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हुआ। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं अगला कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा। अगर आपको कोई टॉपिक और पढ़ने की इच्छा है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, तो जिससे कि मैं आगे आने वाले वीडियोज़ की आपको, और बेल आइकन पर भी टैप करें जिससे कि मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप अपने CSIR नेट की जो अभी आने वाला है 2022 में जून में, तो उसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहे, है ना। मैं और एक क्वेश्चंस का आपको एक लेक्चर बनाऊंगा। मैंने अब डेवलपमेंट बायोलॉजी मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है, मैंने आपको कंप्लीट पूरा वीडियो लेक्चर बना दिया है। तो आप मैंने हर लेक्चर्स के अंदर प्लेलिस्ट की लिंक डाली है, तो प्लीज़ आई बटन के ऊपर क्लिक करें और प्लेलिस्ट देखें, तो डेवलपमेंट बायोलॉजी के आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, और आप ये लेक्चर्स देख के आप क्वेश्चंस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं बनते तो प्लीज़ ठीक है, आप मेरे को मेरी गलती बताइए, तो मैं अपनी और गलती सुधारने की कोशिश करूँगा। पर मेरे को 100% श्योरिटी कि आपको सारे क्वेश्चंस जम जाएंगे, कि आप मेरे लेक्चर्स को अच्छे ध्यान से देखोगे। तो मैंने एक बुक्स की लैंग्वेज से नहीं समझा है, अपनी एक बेसिक लैंग्वेज से आपको सारे लेक्चर्स के अंदर सारे डाउट्स क्लियर करें, जिससे कि आपको क्या होगा, एक रटने जैसी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। आपको अगर कोई क्वेश्चंस मिलता है, मेनली क्या होता है CSIR नेट में, कि हम बात करें मेनली CSIR नेट की, तो CSIR नेट में एकदम एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस आते हैं, और यही एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन जो होते हैं
CSIR नेट की अगर हम बात करें तो CSIR नेट में एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस आते हैं, और ये एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन जो होते हैं ये अगर हम बात करें थ्योरेटिकल की, तो थ्योरेटिकल से हमारे सॉल्व नहीं हो सकते। तो इसके लिए हमको एक एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। एक्स्ट्रा नॉलेज मीन्स क्या, कि हमको एकदमली प्रॉपरली अच्छे से कोई भी कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, और समझने के बाद ही हम उस क्वेश्चंस को अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। नहीं तो अब बेसिक छोटी छोटी सी जो हम गलतियां कर लेंगे, और इस गलतियों के कारण क्या होगा कि हम उस क्वेश्चंस को गलत कर देंगे। तो इस गलती को आप ना दोहराएं, क्योंकि ये गलतियां मुझसे भी हुई है, और इसके कारण पूरा क्वेश्चंस 4 नंबर का क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो प्लीज़ एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए और प्लीज़ सोचिए। टाइम बहुत होता है, कम से कम क्वेश्चंस भी अगर आपने सॉल्व किए पर ट्रूली सॉल्व करें उनको। एक एक स्टेटमेंट को बिल्कुल अच्छे से पढ़े कि क्या ये सही हो सकता है। और कभी भी पता है कि किसी भी चीज़ को आप सॉल्व कर रहे हो तो ये इससे एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करें, कि कौन सा आप ओनली गलत ढूंढे, सही अपने आप आपको लास्ट में आंसर मिल जाएगा। और जैसे CSIR नेट में तो एक अच्छा आपको चांस मिलता है कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ABC सही है, ABD सही है, इस टाइप के चॉइस फिलिंग मिलती है आपको। तो इसके अंदर अगर कभी एक भी आपको सही मिल जाता है तो आपको आगे के और क्वेश्चंस अच्छे से पता चल जाते हैं कि हाँ ये चीज़ गलत होगी, ये चीज़ सही होगी। तो मैं क्वेश्चंस भी लाऊंगा और उसको कैसे एलिमिनेट करें, ये कैसे हम राइट आंसर को निकालें, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलो यहीं पे मेरा लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी जो भी स्टूडेंट्स, उनके हेल्प हो जाए। तो थैंक यू।